नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑल एजुकेशन पॉइंट पे। और मेरा नाम है अजय। तो आज आज हम बात करेंगे आपका क्लास 11th का बिजनेस स्टडी का पहले चैप्टर, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। इसके बारे में हम बात करने वाले चैप्टर के बारे में। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बना रखा है, तो आप मेरे चैनल ऑल एजुकेशन पॉइंट पे जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। पहले आप पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 आपको समझ आएगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो है पार्ट 1 में क्लियर है, चैप्टर में क्या है। तो मैं इस वीडियो में आपको इजी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक है आपके इस चैप्टर में। मैंने ये दो टॉपिक फर्स्ट पार्ट में बना दिए थे, क्योंकि ये चारों एक ही वीडियो में बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, 1 घंटे से ऊपर का हो जाता है। इसलिए मैंने इजी बनाया कि आपको समझ आए, कि 25 मिनट का देखें आप। तो अब इस वीडियो में मैं तीसरा और चौथा बताने वाला, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। भारत में, इंडिया में हिस्ट्री, कॉमर्स की हिस्ट्री कैसी थी, बिजनेस में क्या जिसके उसके नेचर क्या है, उनकी कोशिश क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। कॉमर्स की जो इंडिया में क्या हिस्ट्री थी, मतलब व्यापार की क्या हिस्ट्री थी। तो हम बात करते हैं कि जो कॉमर्स है वो हिस्ट्री, मतलब कि पहले कैसा कॉमर्स डेवलप हुआ, डेवलप कैसे हुआ कॉमर्स। पहले बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि पहले वस्तु के बदले वस्तु देकर कुछ नहीं लेना। जैसे कि मेरे पास चीनी है, मुझे दूध चाहिए, तो मैंने दूध दे दिया। और दूध वाला को चीनी चाहिए, तो मैंने उसने चीनी नहीं दिया। मतलब कि अपने गुड को चेंज करना अपने नीड अनुसार। तो देखिए, ग्रेजुअली ह्यूमन नीड बिगिन टू ग्रो, हाउएवर सिंस अ पर्सन एवरीथिंग timeless, they obtain the items they require from traders and exchange provide something else of value। मतलब कि इसमें कोई मनी नहीं है, एक्सचेंज करना है। यदि किसी को चीनी चाहिए तो चीनी देगा, और उसके बाद दूध है तो उसे दूध चाहिए तो दूध देगा। चेंज करना प्रोडक्ट आपस में। तो पहला डेवलपमेंट ये हुआ। उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो विलेज विलेज इकोनॉमी स्टेट की बात करें हम, तो ये ऐसा स्टेज है जिस पर, इसमें देखिए, पीपल एंगेज्ड इन ट्रेड एक्टेड इंटरमीडिएट्स। इसमें इंटरमीडिएट आ गए, जो कि जो फैमिलीज है उनसे जो सरप्लस उनके गुड्स है वो खरीद कर, और उनको जो भी जरूरत है वो दे देते उसके बदले में। वुड परचेज सरप्लस गुड्स फ्रॉम द वेरियस फैमिली। कई फैमिली से वो सरप्लस गुड्स खरीद लेते हैं, मतलब कि उसका, उनके पास जो ज़्यादा गुड है वो खरीद लेते हैं। एंड सप्लाई देम टू अदर अकॉर्डिंग टू योर नीड, लीडिंग टू द बाइंग सेन सच गुड्स एट अ बिजनेस लेवल। मतलब वो खरीद लेते हैं और उस फैमिली को क्या चाहिए वो दे देते हैं, और जो गुड है वो अलग अलग फैमिली को बेचते हैं। जैसे कि मान लो राम है, राम से एक इंटरमीडिएट ने चीनी खरीदी, और उसे दूध चाहिए, उसे दूध दे दिया। और चीनी खरीदी तो चीनी उसके पास है, इंटरमीडिएट के पास है। और तो चीनी उसने खरीदी तो वो अलग लोगों को चीनी बेचेगा, और उसके बदले उसे गेहूं मिलेंगे। मतलब कि बिजनेस लेवल पर कॉमर्स हो रहा था। और मनी इन्वेंशन, मतलब कि मनी की खोज होगी। पहले तो गुड एक्सचेंज कर लेते थे, ये नहीं ले ये देते, मतलब एक्सचेंज कर लेते अपने नीड अनुसार, अकॉर्डिंग। इसमें देखिए, द एब्सेंस ऑफ करेंसी क्रिएट अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग मेजरमेंट। जो मेजरमेंट, मतलब कि इस वस्तु की कीमत कितनी है, हम पहले पता नहीं लगा पाते थे कि इसकी वस्तु की कीमत कितनी है, हम एक्सचेंज करते थे। मनी आने के बाद हमें पता लगा सकते हैं कि वस्तु की कीमत कितनी है। और इसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, मेजरमेंट की प्रॉब्लम को इसने सॉल्व कर दिया। और करेंसी वॉज इन्वेंटेड इनिशियली, द एक्सचेंज इन्वॉल्व ग्रेन, जो अनाज है, बट लेटर कॉइन्स मेड ऑफ आयरन। लेकिन शुरुआती दौर में पहले अनाज के रूप में मेजरमेंट किया जाता था मनी का, बाद में कॉइन्स, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब कॉइन्स चल गए, मार्केट में ये सब चल गए। पहले तो देखा कि बाटर सिस्टम, एक्सचेंज गुड होता था, और उसके बाद इंटरमीडिएट्स आ गया, जो कि गुड्स नहीं के दूसरे गुड्स एक्सचेंज कर देता था। और इसमें मनी इन्वेस्टन, मतलब पैसे मेजरमेंट आ गई कि ये गुड्स कितने का है, मेजरमेंट कर सकते हैं कि गुड्स की वैल्यू कितनी है। धीरे धीरे देखो, बाटर सिस्टम, बिजनेस, फिर मनी आ गया, फिर टाउन आ गया, मतलब टाउन इकोनॉमिक स्टेज।
द हिस्टोरिकल और डेवलपमेंट पीरियड व्हेन सेटलमेंट ट्रांजिशन फ्रॉम सेल्फ सफिशिएंट agrarian village into स्ट्रक्चर ट्रेड ड्राइविंग कमर्शियल हब। मतलब कि शहर है, उसमें जो ट्रेडर है मतलब व्यापारी है, वो एक चीज़ ही बेचता था, एक चीज़ बेचता था जिसमें वो स्पेशलिस्ट हो गया। और उस चीज़ को बेचने के लिए वो कई लोगों को भी काम पर रखता था, कई लोगों को काम पर रखता था और उसे बेचता था गुड्स को। तो ये जो होता था, ये कॉमर्स टाउन सिटी के अंदर होता था, सिटी शहर में। जैसे कि मैंने दुकान खोल ली, उसमें मैं चीनी बेच रहा हूँ, चीनी बेच रहा पूरा, और मैंने एक आदमी रख दिया किसी चीनी बेचना है, तो ऐसा हम टाउन लेवल पे बेचते थे। मनी में तो हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और विलेज में देखा गया एक्सचेंज होता है, लेकिन टाउन में होता है कि इतने रुपए की चीनी है और इतने रुपए दे के आप खरीदिए। आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मतलब कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया तो उससे कि कई फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो गई, चाहे कपड़ा उद्योग हो, क्लॉथ इंडस्ट्रीज हो, चाहे चाहे अनदर इंडस्ट्रीज हो, वो एस्टेब्लिश होने से कई चीज़ें आसान हो गई। जैसे कि जो ब्रिटिश गुड्स थे उसे लेने की जरूरत हमें नहीं, हम अपने इंडिया में गुड्स बनाएंगे, उसी को बेचेंगे। और इंडस्ट्री आने से कई चीज़ें रेलवे हो गई, बसेस हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, ये सब तेज हो गया, जिससे कि कॉमर्स बहुत ही इजी होता था, ट्रेड बहुत आसानी से हो पाता था। और छठा है अपना स्टेज, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन। मतलब कि पहले तो हमें डाकिया के जरिए खबर अपने एडवर्टाइजमेंट करते थे अपने गुड्स का, लेकिन आज के समय में इंटरनेट से हम अपने गुड्स का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि हमारा गुड्स कैसा है, उसके क्या फ़ायदे हैं, कितने रुपए का है। तो इससे कॉमर्स बहुत ही स्पीड से चलने लगा, ट्रेड बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होने लगा, और इंटरनेशनल ट्रेड भी आसानी से होने लगा। तो आगे चलते हैं, ये हमारा था प्रोसेस कि कॉमर्स पहले कैसे डेवलप हुआ। और ये है अपना इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, देसी बैंकिंग सिस्टम। मतलब देश में पहले बैंकिंग सिस्टम कैसे था, अभी तो अलग है, पहले अलग था। ये किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। भारत, ये इंडिजीनियस बैंकर इज डिफाइंड एज एनी इंडिविजुअल और प्राइवेट फ्रॉम रिसीविंग डिपॉजिट एंड डीलिंग इन हुंडीज और लैंडिंग मनी। मतलब कि पैसे रखते थे अपने पास, एक प्राइवेट फर्म है इंडिविजुअल जो डिपॉजिट रखता था अपने, और पैसे रखता था, जमा रखता था, और डीलिंग करता था हुंडीज लैंडिंग में। जैसे बैंक में चेक होता है, वैसे ही पहले के ज़माने में हुंडीज हुआ करती थी, इसे हम पैसे देते थे, और लैंडिंग मनी। इसका मतलब यही है कि आजकल चेक से होता है, लेकिन पहले हुंडीज थी, उससे होता था। जो हुंडीज, जो बैंकर्स थे वो पैसे रख लेते थे, और बाद में चेक हुंडीज द्वारा दे देते थे जिसे भी चाहिए। और इसकी जो फंक्शन है, इन बैंकर के क्या काम है, बैंकिंग फंक्शन इसके देखते हैं। लैंडिंग मनी, लैंडिंग मनी, मनी का मतलब होता है कि जो लैंड से जुड़ी मनी है वो रखते हैं ये। और एक्सेप्ट डिपॉजिट, पैसे जमा करते हैं। मान लो मुझे कहीं पैसे भेज जमा करने, तो जमा कर सकता हूँ मैं इनके पास। और डीलिंग नहीं, हुंडीज, ये हुंडीज में डीलिंग करते हैं। जैसे आजकल चेक है, चेक से हम पेमेंट करते हैं, वैसे ही पहले के ज़माने में ट्रेड करने के लिए हुंडीज होता था, इससे पेमेंट हुआ करती थी पहले। और लैंडिंग मनी का मतलब होता है कि उधार देना। इनका काम है कि लैंड एग्रीकल्चर के लिए बोरोइंग दे देते हैं लोगों को, जिससे वो अपने खेत में फसल उगा सके, क्रॉप्स फीड कर सकते हैं। तो आगे चलते, ये तीन फंक्शन थे इनके। और है अपना नॉन बैंकिंग फंक्शन। ये तो बैंकिंग थे, बैंकिंग के क्या थे, लेकिन नॉन बैंकिंग में क्या आता है, स्पेंडिक्यूट ट्रेड। ट्रेड है उसको स्पेंडिक्यूट करना, मतलब कि जो बिजनेस कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं, उसमें पैसे देना। और दूसरा है कमीशन एजेंट,
इसके बीच में जो पैसे हमें चाहिए तो कमीशन भी एजेंट होता था पहले। एजेंट जो पैसे दिलाता था उसके बंदे कुछ पैसे दिलाने के बंदे कुछ अपने पास पैसे रखता था, कमीशन देता था हमसे। और अदर बिजनेस, बिजनेस के लिए भी ये लोन देते थे, और ये ट्रेड के लिए भी लोन देते थे, ट्रेड करने के लिए पहली इक्विटी ट्रेड करने के लिए लोन देते थे। और है अपना मेथड ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिविजुअल बैंकर्स। इनकी जो बैंकिंग सिस्टम थे क्या मेथड के कैसे काम करते थे ये जो बैंक है वो इजीली मनी दे देते थे ऑन पर्सनल बेस। पर्सनल हम कहते तो हमें कहना पड़ता है कि हमें लोन चाहिए तो ये दे देते हैं। जैसे आजकल बैंक है वो बहुत चीज़ें मांगती है, प्रूफ मांगती है, लेकिन ये पर्सनल ट्रस्ट पे हमें दे देते हैं। हम कहते हैं कि हमें लोन चाहिए तो ये दे देते हैं लोन। और ये जो बैंकर है वो जो कस्टमर के ट्रांजेक्शन है उसे सीक्रेट रखते हैं, किसी को भी पता नहीं चलने देते कि इससे कितना पैसा लिया लोन में, कितना दिया, कितना इसने डिपॉजिट करा, ये सब इसे पता नहीं चलने देते। और कस्टमर के फैसिलिटी के अकॉर्डिंग इनके जो लोन का ड्यूरेशन है वो कम ज़्यादा कर देते हैं। जैसे कि मुझे 1 जनवरी को मैंने लोन लिया और मुझे 3 मार्च तक इस लोन चुकाना है, लेकिन मैं 3 मार्च तक नहीं चुका पाया, 10 तक चुका है तो ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। यदि 3 के अपने 2 तक चुका है तो ड्यूरेशन कम कर देते हैं। और एडवांस इसका एडवांसिंग लोन का मेथड है देसी बैंकर द्वारा, ये रिसिप्ट के बदले लोन देते थे। रिसिप्ट का मतलब होता है कि हमने लोन दे दिया, और लोन का कुछ प्रूफ भी होता है, कागज पत्तर होता है, जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनके बने लोन देते हैं कि इसका नाम क्या है, पैसे कब देगा, कहाँ के रहने वाला, ये सब रिसिप्ट में आता है। वही लोन लोन देते हैं और उसे लिखते हैं कि इसका इंटरेस्ट कितना हुआ और कितने देर तक, कितने तारीख तक से लोन लेना है। और मोटेज लेना है। और बाय डिस्काउंटिंग हुंडीज, मतलब कि चेक से उन्हें कितना डिस्काउंट देना है। और अपना इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इन बैंकर का इम्पोर्टेंस क्या है इनका, क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स, मतलब कि जो छोटे ट्रेडर्स है उन्हें लोन देते थे। और क्रेडिट टू एग्रीकल्चर किसानों को भी लोन देते थे खेती करने के लिए। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट मतलब लंबे समय के लिए भी उधार देते थे। ये समझ लिया आपने, लॉन्ग अगेंस्ट चेक, बाई लोन, बाई डिस्काउंटिंग और हुंडीज, मोर्टेज लोन। आगे चलते हैं। अब ट्रेडिंग कम्युनिटीज आ गई। इनमें कौन कौन से ट्रेडिंग कम्युनिटीज है? पहला मर्चेंटस। मर्चेंटस में है मेनली इन दिस मर्चेंटस वेर इंक्लूड वैश्य। वैश्य थे वही मर्चेंटस बनते थे। मतलब कि व्यापार करने की कौन से कम्युनिटीज के चाहिए, कौन जो इंटरमीडिएट से होते मर्चेंटस थे। दिस पीपल वेर रिलेटेड टू जैन फैमिली एंड हिंदू फैमिली ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। ये जो मर्चेंटस है वो जैन फैमिली और हिंदू फैमिली जो गुजरात राजस्थान से उसे बिलोंग करते थे ये। और मेनली ट्रेड इन ग्रेन डांस सॉल्ट अनदर टर्म्स। ये जो मर्चेंटस है वो ग्रेन अनाज, दाल, सॉल्ट, नमक में ये ट्रेड करते थे और अलग आइटम्स। और अंडर मर्चेंटस वाज सेड बंजारस टू अदर मर्चेंटस। इन मर्चेंटस को कई जगह बंजारस भी कहा जाता है। अंडर मर्चेंटस वाज सेड, मर्चेंटस के अंदर इन्हें बंजारस कहा जाता है जो अदर मर्चेंटस होते हैं। और दूसरा अपना सरफार शराफ एंड मनी लेंडर। on the hand they engaged in trade while on the other they worked money lender। जमींदार के तौर पर ही काम करते थे। इन रोल ऑफ शराफ ऑफ दिस पीपल वेयर ट्रेड ऑफ ज्वेलरी सिल्वर। मतलब कि ये जो थे वो ज्वेलरी सिल्वर में ट्रेड करते थे, गोल्ड में ट्रेड करते थे। इनका काम था कि ज्वेलरी रखना, उधारी ज्वेलरी देना। ये रहा ये इसका पिक्चर, ये ज्वेलर है और ये कंज्यूमर है जो खरीदा है ज्वेलरी। वो उसे उधारी भी दे सकता है गिरवी रखने के लिए और इसे इससे खरीद भी सकता है।
तो ये है अपना सराफ और मनी लेंडर। और ब्रोकर्स, ब्रोकर्स खास तौर पर जो लैंड है उसकी डील कराते हैं कि मुझे यदि ज़मीन चाहिए तो मैं खरीद सकता हूँ ब्रोकर्स के जरिए। ये इट वाज वर्क टू मीट सेलर एंड बायर, मतलब कि जो खरीदने वाला है और बेचने वाले में मिलाता है। जैसे कि इसे ज़मीन बेचनी है, इसे खरीदनी है, तो इन्हें मिलाएगा और डील कराएगा इनके बीच और कमीशन देगा। और ब्रोकर वेयर कीप्ट रिलेशन फ्रॉम द बोथ साइड, जो ब्रोकर है वो दोनों साइड से अच्छा रिलेशन रखता है जिससे कि उन्हें अच्छा कमीशन मिल पाए इस डील पर। तो आगे बढ़ते हैं। जो पहले जो ट्रेड होता था उनके मेन स्टेट ये थे, ये मेन सेंटर ये थे ट्रेड के। पाटलिपुत्र जो बिहार में, पेशावर, दक्षिणा, इंद्रप्रस्थ, यहाँ पर ट्रेड होता था ज़्यादा। ट्रेड के मेजर सेंटर है ये। और जो मेजर सेंटर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के है वो इंपोर्ट के खासकर ये आइटम है। हाँ, ये आइटम है मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि पहले भारत में क्या एक्सपोर्ट होता था, भारत क्या एक्सपोर्ट करता था, क्या इंपोर्ट करता था। इंपोर्ट में तो पेरेंट्स, फूड, डेट्स, ड्राई फ्रूट, कॉफ़ी, हनी, पेपर, टी, सिल्क, मेटल्स, ये इसे इंपोर्ट करता था, खरीदता था देशों से, दूसरे देशों से। और एक्सपोर्ट में है रो सिल्क, कॉटन, लीदर, इंडिगो, राइस और स्पाइसी, ये सब तो वो एक्सपोर्ट करता था ये। नहीं, ये है अपना इंपोर्ट, ये है एक्सपोर्ट। तो आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं बिजनेस के रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि बिजनेस चलाने में कौन कौन सा रिस्क है, इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। बिजनेस रिस्क क्या है? इट रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडेक्यूट प्रॉफिट और इवन लॉस इन द बिजनेस बिकॉज अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटी से कितना बिजनेस को प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, किस चीज़ से हो सकता है, वो समझेंगे। और नेचर समझते बिजनेस रिस्क क्या नेचर। रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, मतलब कि कभी भी कुछ हो सकता है। ह्यूमन अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि ह्यूमन कभी भी हड़ताल कर सकती है, कभी भी नौकरी छोड़कर जा सकती है एम्प्लॉयज़। बिजनेस अनसर्टेनिटी, बिजनेस में कभी घाटा हो सकता है, कभी लॉस हो सकता है। नेचुरल मतलब कि कहीं बाढ़ आ गया, कहीं डिजास्टर आ गया, कहीं स्ट्रॉम आ गया, इसके कारण भी रिस्क होता है। इसका नेचर होता है बिजनेस का, बिजनेस रिस्क का ये। और रिस्क इज एन एक्सटेंशन पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। जो रिस्क है वो हर बिजनेस का एक्सटेंशन मेन पार्ट होता है, कि बिजनेस में रिस्क होता ही है। और डिग्री ऑफ रिस्क वेरी विथ साइज ऑफ बिजनेस, जो जितना बड़ा बिजनेस का साइज होगा उतना बड़ा बिजनेस में रिस्क होगा। और प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग, जो प्रॉफिट बनता है वो रिस्क आने के बाद कितना उसे लॉस हो गया उसके बाद प्रॉफिट कंसिडर्स होता है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिस्क के क्या क्या कारण है, व्हाट रीजन ऑफ रिस्क। पहला है नेचुरल कोसेस, मतलब नेचुरल कारण। सीजनल, मान लो कि कभी बारिश आ गई, मेरा जो बिजनेस है वो है आम का, और बारिश आ गई, आम खराब हो गए, तो वहाँ मेरे आम जो है नुकसान पहुँचाएंगे, जिससे हमारे बिजनेस में रिस्क होगा। मैं आम का स्टॉक खराब हो जाएगा। और जियोलॉजिकल चेंज, मतलब कि कभी गर्मी बढ़ गई, कभी ठंडी तुरंत आ गई, इससे भी हमारे जो स्टॉक है वो खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। और अदर नेचुरल क्लाइमेट्स, जैसे कि ओ- जैसे कि अपना वायु की गुणवत्ता खराब हो गई, जो गर्मी बढ़ गई, बर्फ ओले पड़ने लगे, ये आते हैं नेचुरल क्लाइमेट्स में। और बात करते हैं ह्यूमन ह्यूमन कोसेस, ये नेचुरल था जो नेचुरल रूप से बिजनेस को रिस्क करता है, बिजनेस के लिए रिस्क है। और ह्यूमन देखते डिसऑनेस्टी ऑफ बाय एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉय है वो बेईमान हो, उससे भी हमारे बिजनेस को रिस्क होता है। यदि एम्प्लॉय बेईमान डिसऑनेस्ट है, वो कभी घपला कर सकता है, कभी कुछ भी गड़बड़ कर सकता है बिजनेस में, बिजनेस के पैसों में, जिससे कि बिजनेस को रिस्क होता है ह्यूमन से भी। और डिसऑनेस्टी बाय कंज्यूमर, मतलब कि जो गुड्स खरीदने वाला है
वो ईमानदार ना हो तो बिजनेस को से भी रिस्क होता है। स्ट्राइक एंड नॉकआउट, हड़ताल हो जाए तो कंपनी में गुड्स बनना बंद हो जाए, जिससे कि बिजनेस को इफेक्ट हो, उसका प्रॉफिट कम हो, इसके कारण बिजनेस को रिस्क होता है स्ट्राइक हड़ताल से। अब वर्किंग केयरफुली, यदि काम सही से नहीं हो रहा तो भी बिजनेस को रिस्क होता है वुमेन कोर्सेस के द्वारा। और तीसरा इकोनॉमिक, मान लो कि नोटबंदी हो गई, जिससे के कारण हमारा बिजनेस रिस्क हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने एक डीलर से 1000 क्विंटल चीनी मंगाई, 1000 क्विंटल चीनी मंगाई। अब मैंने उसे पेड कर दिया, मैंने 1 लाख, 1 लाख पेड कर दिया। यदि जो 1 लाख पेड कर दिया वो भी डॉलर में, 1 लाख इंडियन रुपया हमने उसे डॉलर में दिया। ये डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब कि हमें और पैसा उसे देना पड़ेगा, जिससे कि बिजनेस को घाटा होगा, बिजनेस में रिस्क है ये। और इसका कंपोनेंट समझ लेते हैं। चेंज इन फैशन, यदि फैशन बदल जाए तो भी रिस्क होता है बिजनेस को, क्योंकि मान लो पहले धोती कुर्ता का फैशन था, अभी जीन्स शर्ट का आ गया, तो पहले का फैशन अलग था। यदि हम धोती कुर्ता बनाए तो वो चलेगा नहीं, तो बिजनेस को रिस्क होगा, बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होगा। यदि हम जीन्स शर्ट बनाए तो चलेगा, बिजनेस को कोई रिस्क नहीं होगा। चेंज इन प्राइस, यदि जो प्राइस की कीमत बढ़ जाती है गुड्स की, उससे भी हम रिस्क होता है। मान लो पहले शर्ट 500 का था, अब 600 का हो गया, 600 का हो गया तो कस्टमर नहीं खरीदेंगे, उनका माल नहीं बिकेगा, जिससे कि उन्हें रिस्क होता है, इकोनॉमिक रिस्क होता है। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, इकोनॉमिक में वही आता है जो पैसे से रिलेटिव हो रिस्क, जिससे कि डायरेक्ट पैसे से रिलेटिव रिस्क हो बिजनेस को। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, मान लो कि राम लिमिटेड एक शर्ट 500 का बना रही वही, और श्याम लिमिटेड 600 का बना रही है, तो लोग राम लिमिटेड से 500 का शर्ट खरीदेंगे, ना कि श्याम से 600 का। यदि कंपटीशन ज़्यादा है तो उस कंपनी इसका माल बिकना भी मुश्किल है, तो कंपटीशन की वजह से भी बिजनेस को रिस्क होता है। और छठा है प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है उन्हें ज़्यादा यदि हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, होम डिलीवरी करें, तो जिससे कि हमें प्रॉफिट में घाटा होता है, जिससे कि हमें रिस्क होता है बिजनेस में। अदर कोर्सेज जैसे पॉलिटिकल, कई जगह गवर्नमेंट बदल गई, जैसे कि आजकल मोदी सरकार आ गई, कई फैक्ट्री पे उन्होंने बैन लगा दिया जो इनलीगल है, जो कि हमारे समाज के लिए भलाई का काम नहीं करते, जो कि प्रदूषण बढ़ाते हैं, उन्हें बैन लगा दिया, जिससे कि उस कंपनी को घाटा हुआ और वो कंपनी बंद होगी या लॉस हुआ उन्हें ज़्यादा। तो पॉलिटिकल रिस्क है, सरकार बदलने पर भी बिजनेस को रिस्क होता है। और टेक्निकल, मान लो कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे आजकल एआई आ गई, यदि हम टेक्नोलॉजी नहीं बदलेंगे गुड्स बनाते समय, तो हमारा जो गुड्स है वो कभी बिकेगा नहीं। और अलग, और कई बिजनेसमैन वो टेक्नोलॉजी अपना कर वो चीज़ बनाकर बेच देंगे, लेकिन हमने वो अपनाई नहीं तो बिकेगा भी नहीं। तो हमने समझ लिया बिजनेस रिस्क, इससे पहले हमने बिजनेस रिस्क का नेचर समझ लिया था क्या है, और ये सब सेंटर समझ लिया था, और ब्रोकर्स ये सब के में समझ लिया था, और हमने ये भी समझ लिया लोन की मेथड क्या, हम कैसे लोन देते हम, मोटर्स लोन भी समझ लिया था हमने, भाई लोन भी समझ लिया था। मोटर्स का मतलब था जब्ती, ये भी समझ लिया जब्ती लोन, जब्त कर सकते हैं हम, कि हमने कुछ उधार रख दिया और उसने पैसे दे दिए, और यदि वो व्यक्ति लोन नहीं चुका पाया तो मोटिस कर देंगे, हम जब्त कर देंगे, ये मोटिस लोन पे आता है। ये सब हमने सीख लिया था। तो हमने पूरा चैप्टर आज कंप्लीट कर दिया, और आप बाद में देखेंगे कि जो हमने बताया बिजनेस रिस्क में कोर्सेस है वो देखिए आप। नेचुरल रिस्क, इसमें देखो आग लग गया जंग कहीं, तो नेचुरल रूप से लगाइए। वुमेन, ये वुमेन रिस्क का पिक्चर है। इकोनॉमिक, प्राइस बढ़ना घटना, डॉलर का भाव बढ़ना ये घटना। तो हमने इस चैप्टर को इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया है। यदि आप सबसे पहले पार्ट 1 देखें हमारे चैनल पर जाकर, तो आपको ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, और उसके बाद आप पार्ट 2 देखें।
तो और भी अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस स्टडी एक मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स के अंदर। इस सब्जेक्ट को रट्टा मारना नहीं, समझना पड़ता है। और यही था हमारा वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।